हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति से जुड़े कुल 40 वीवीआई प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। ठीक ना, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना उचित है। तो ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक, राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित होगा। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यह भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित होती है। ठीक, संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक, और संघ की कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद भी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति क्या है? तो राज्य का प्रधान है। ठीक, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसे देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और दूसरा नागरिक कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति और तीसरा नागरिक तो प्रधानमंत्री। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। जो राज्य का अध्यक्ष होता है वह देश का वास्तविक शासक नहीं होता, बल्कि उसके पास सीमित शक्तियाँ होती है और उसे संविधान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि आवश्यक योग्यताएं हैं क्या क्या। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। ठीक, तो पहला क्या है कि वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक, यानी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ठीक, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। ठीक, जरूरी नहीं है कि वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक, यह जरूरी नहीं है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। ठीक, जरूरी नहीं कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, बस वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं क्या क्या है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो और वह लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। तो इस प्रश्न में हमारा जो ऑप्शन क्या है, डी गलत है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो 35 वर्ष। किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के पद के लिए वह उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है।
हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। देखिए, इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, यानी भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक, अब तक सर्वाधिक बार राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो देखिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और यह किसके अनुसार। तो अनुच्छेद 55 के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। संविधान के 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित करेगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम 50-50 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को तभी वैध माना जाएगा जब कम से कम 50 मतदाता उसके प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक हों। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। ठीक, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। तो राष्ट्रपति वह किसी भी लाभ के पद ग्रहण किए हुए ना हो। ठीक, कोई उम्मीदवार तभी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ सकता है जब वह कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ ना हो। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, और किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 55 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। किसके द्वारा संचालित किया जाता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु 14 दिन का समय मिलता है, यानी 2 सप्ताह का समय मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए होता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये याद रखना है, ठीक ना, ये नहीं भूलना है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो अनुच्छेद 56 के तहत। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद को धारण करेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी में लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ठीक ना, यही गलत है। अगर राष्ट्रपति संबंधी कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय ही करता है। ठीक ना, तो यही गलत है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। और अनुच्छेद 61 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, मतलब कि संविधान में लिखित बातों का उल्लंघन करते हैं, तो उनको क्या है? उन पर महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। और यह कौन करेगा? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा यह किया जा सकता है। उन पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के द्वारा पारित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, तो क्या है? तो संसद द्वारा महाभियोग। संसद द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में। ठीक ना, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं और ये जो सूचना राष्ट्रपति को आपको 14 दिन पहले देनी होगी। ठीक, और उस पर कम से कम संसद के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे उस सूचना पत्र पर। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा, अनुच्छेद 61 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो महाभियोग लगने पर। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ठीक, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हटाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो 14 दिन की लिखित सूचना के बाद। ठीक, यानी आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना होगा कि हम आप पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन चाहिए? तो संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य का समर्थन होना उसमें जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो यह कृत्य विधि मान्य होंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।